नमस्कार दोस्तों। रॉयल डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजय कुमार यादव, फिजिक्स फैकल्टी से। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि बीएससी जो नर्सिंग है उसका जो सिलेबस है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है, तो बच्चे को सिलेबस का पता होना चाहिए कि उसमें सिलेबस में कौन से चैप्टर हैं, कितनी यूनिट है, कौन सी यूनिट में से कहाँ से प्रश्न उठ रहा है। उसके अलावा अपने पहले उस जो एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का, उसकी जो डेट है वो संभावित डेट फाइनल हो चुकी है। 15 जून फाइनल डेट है। तो बच्चों को 15 जून को ही मद्देनजर रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाना चाहिए, जिसमें अपना जो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि फिजिक्स में कुल कितने चैप्टर हैं, कितनी यूनिट है। टोटल 14 यूनिट है और 14 यूनिट में से प्रश्न ज्यादा कहाँ से उठ रहे हैं, कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक है, किस यूनिट में। कई बच्चों का क्या रहता है कि तैयारी कर लेते हैं और तैयारी करना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको सिलेबस नहीं पता है कि सिलेबस में आएगा क्या। अब जब जिस बच्चे को सिलेबस नहीं पता है तो एग्जाम कैसे फाइट हो पाएगा उसका। अब एग्जाम फाइट करने से पहले एग्जाम की तैयारी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे पहले हमारे दिमाग में सिलेबस होना चाहिए कि फिजिक्स में इतनी यूनिट है, बायोलॉजी में इतनी यूनिट है, केमिस्ट्री में इतनी यूनिट है। आपका जो पार्ट स्ट्रोंग है उसको और ज्यादा स्ट्रोंग क्यों बना रहे हो, जो आपका वीक है उसको स्ट्रोंग बनाना है हमें। तो जो फिजिक्स का अपना जो सिलेबस है इसमें टोटल 14 यूनिट है। टोटल है 14 यूनिट हैं। 14 यूनिट्स में से हमें कौन सी यूनिट के ऊपर देखना है कि कौन सी यूनिट हमारी कमजोर है, किस यूनिट में से हमारे प्रश्न कम आते हैं, किस में ज्यादा आते हैं। ज्यादा आते हैं जो हमारी याद है उसको तो हमें क्या याद करना है, उसको तो एक बार रिवीजन करना है। जो यूनिट हमारी कमजोर है उस यूनिट पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो पहली यूनिट है, इसमें टोटल 14 यूनिट है अपनी। टोटल कितनी है? 14 यूनिट है। लास्ट यूनिट है वो है अपने अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ एवं युक्तियां तथा सरल परिपथ, ये हमारी लास्ट यूनिट है। तो जो पहली यूनिट है हमारी जो फिजिक्स में जो हम पढ़ेंगे वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें वैद्युत आवेश के बारे में, जो आवेश जो अपना चार्ज है उसके बारे में दे रखे हैं। तो इसमें टॉपिक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सिलेबस के जो टॉपिक है ही नहीं उन टॉपिकों को ज्यादा रटते हैं, और वो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, उनको पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। जो हमारे सिलेबस में बोर्ड ने जो टॉपिक निर्धारित किए हैं हमें सिर्फ वो ही टॉपिक पढ़ने, उनसे बाहर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है हमारे। अब इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, एक एक यूनिट में टॉपिक वगैरह दे रखे हैं कि इन टॉपिकों से ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमारा जो पहला है, पहली जो यूनिट है उसमें है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें जो हमारे कुल टॉपिक है, जैसे पहला है वैद्युत आवेश, इसके बारे में पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन है, इसके बारे में देखना है। चालक के बारे में, कंडक्टर है तथा विद्युत रोधी प्रेरण, इनके बारे में पढ़ना है। कुलाम का नियम हर एग्जाम में पूछता है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो आपके आवेश है Q1 Q2 उनके बारे में बार बार पूछता है कि दोनों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमपाती होता है। बहुल आवेशीय हो गया। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स से बहुत बार प्रश्न उठते हैं यहाँ से। एक बार बार चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र के बारे में तो हर एग्जाम में प्रश्न आता है। इसमें आप जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको उठाकर देखोगे, इनमें से विद्युत क्षेत्र के बारे में, इसके बारे में तो बहुत बार प्रश्न। गाउस का नियम है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पहली यूनिट है। सेकंड यूनिट से अपने क्या पूछेंगे, जो सेकंड यूनिट है हमारी, सेकंड यूनिट हमारी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें से क्या क्या पूछेंगे? इसमें से जो मेन अपने को पढ़ना है, एक तो संधारित्रों का संयोजन, इसमें से अपना न्यूमेरिकल भी बनता है, संधारित्रों का संयोजन। स्थिर वैद्युत विभव, ये परिभाषाएं हैं। बिंदु आवेश विभव के कारण, ये अपने को पढ़ना है, क्योंकि इसमें आप वैद्युत वाले को पढ़ लोगे तो इसमें ऑलरेडी आप प्रिपेयर हो जाओगे। एक इसमें पूछता है संधारित्र और धारिता, इन दोनों के बीच में संबंध भी आता है, इन दोनों के संबंध को पढ़ना है। पोटेंशियल एनर्जी, जो स्थितिज ऊर्जा है बाह्य क्षेत्र की, इसके बारे में भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। बाकी को हम देखेंगे धीरे धीरे। इनमें संधारित्र में संचित ऊर्जा, वांडे ग्राफ भी है, वांडे ग्राफ जनित्र है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा अपने को। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें से तो न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया है। विद्युत जो धारा है, विद्युत धारा तो आप 10th ले लो, 11th ले लो, 12th ले लो, हर में से ही प्रश्न आता है। अपना विद्युत धारा में क्या है, विद्युत धारा के बारे में पूछेगा, इसकी यूनिट पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या है। विद्युत धारा के बारे में परिभाषा, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। चालकों में विद्युत धारा, जो कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है उसके बारे में पूछेगा। ओम का नियम, तो अगर ओम का नियम हमारे को नहीं आता तो आगे हम विद्युत धारा पढ़ ही नहीं सकते। न्यूमेरिकल जो भी बेस होते हैं हम बार बार कहते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, तो ओम के नियम के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओम का नियम होता है वी प्रोपोर्शनल आई, वी बराबर आर आई, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वी आर क्या है, आई क्या है, वी क्या है। ठीक है, वी क्या होता है, विभवांतर होता है यहाँ पे। वी क्या होता है, विभवांतर होता है। आर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। आर क्या है बेटा, प्रतिरोध है। और आई क्या है, धारा। एक एक की यूनिट हमें पता होनी चाहिए। इसी से ही
ओम के नियमों से ही हम जो इनका प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जो संयोजन है वो हम ओम के नियम से ही सिद्ध करते हैं। न्यूमेरिकल आएगा वो भी इसी से ही सिद्ध होगा। ठीक है, इसके बाद जो आता है इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय और प्रतिरोधकता, इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि रो का मान क्या होता है, रो के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, रो का मान। ठीक है, और क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, एक ये पूछा गया है इसमें विद्युत वाहक बल ईएमएफ, ये भी अपना जो एक इसका जो आएगा संयोजन भी आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, सेलों का भी आता है और किसका आता है, प्रतिरोधों का भी आता है। प्रतिरोधों का संयोजन भी आएगा और किसका, सेलों का संयोजन। दोनों के ऊपर प्रश्न पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी रूप से, दोनों के ऊपर आते हैं। इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का नियम, आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं, टोटल क्या होता है, आई बराबर जीरो होता है, आई बराबर जीरो होता है कंडक्टर। ठीक है, इसमें दो हैं किरचॉफ के नियम है, एक बंद पास के लिए है, दूसरा कौन सा है, बंद पास के लिए आता है। बहुत बार इनसे न्यूमेरिकल बनते हैं अपने। किरचॉफ का नियम हम बच्चे क्या करते हैं, आगे व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु पढ़ने से पहले हमें किरचॉफ का नियम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किरचॉफ के नियम के ऊपर क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो अपनी यूनिटें दी गई है, एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़ी हुई है, एक यूनिट दूसरी यूनिट से जुड़ी हुई है। जैसे आप बच्चे पढ़ते हैं 8th तक अलग सिलेबस होता है, 9th में 9th और 10th का सिलेबस होता है वो एक होता है, 11th का सिलेबस जो 11th क्लास का है वो ही 12th में है, फिजिक्स थोड़ी चेंज हो जाती है उसमें 12th में। ठीक है, मीटर सेतु पोटेंशियोमीटर है, ये दोनों चीजें हमें पढ़नी है, ये अपने प्रैक्टिकल में भी आता है 12th क्लास में। मीटर सेतु के ऊपर आता है कुंजी जो कि जहां बिड़ाते हैं विक्षेप आता है, इसके बारे में थ्योरिकल रूप से पढ़ना है, जिसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना है, ये तीसरी यूनिट थी, चौथी यूनिट में हमारे क्या दे रखा है, गतिमान आवेश में चुंबकत्व, इसमें चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा अपने को। एक इसमें आता है एम्पियर बल, एम्पियर और विद्युत पास, इसके बारे में पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। एक बल आघूर्ण टो, टो का मान बहुत बार पूछता है, टो के बारे में कि क्योंकि बल आघूर्ण तो हर जगह अपने प्लस 2 क्लास में भी इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में तो टो के ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसके बाद क्या है, द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव गैल्वेनोमीटर, टोराइडो, टोराइड जो होता है ना, टोराइड के बीच भी पूछा जाएगा प्रश्न आपसे, लगभग इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, कुछ टॉपिक होते हैं जो बीच में जिनको हमें ध्यान नहीं देना। बायो सावर्ट का नियम है, बायो सावर्ट के नियम से बार बार प्रश्न पूछे गए, क्योंकि बायो सावर्ट के नियम भी आगे जो पढ़ते हैं इसी के ऊपर ही आगे 2-3 टॉपिक जुड़े हुए हैं बायो सावर्ट के ऊपर। एम्पियर का नियम भी आएगा, एम्पियर परिपथीय, एम्पियर का नियम परिपथीय नियम है, या इसको सीधा हम कह देते हैं एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का जो नियम है इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ये हमारी चौथी यूनिट है। पांचवी जो यूनिट है, हमें एक एक यूनिट को पढ़ के वहां से नंबर को गैदरिंग करना है, वहां से अपने को एक एक नंबर बढ़ाना है। बच्चे सोचते हैं कि नहीं मेरे को तो कर लूंगा मैं इसमें, एक यूनिट छोड़, एक यूनिट छोड़ना, एक नंबर से आकर आपका एक नंबर भी कटता है तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो गए। एक नंबर बढ़ना, बच्चे पॉइंटों से रह जाते हैं, तो एक भी यूनिट को नहीं छोड़ना, एक एक यूनिट को अपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। सबसे छोटी यूनिट है पांचवी, चुंबकता हुआ द्रव, गाउस का नियम पढ़ना है इसमें, मेनली ये है। और इसमें क्या पढ़ना है, चुंबकीय तीव्रता पढ़ना है, पदार्थों में चुंबकीय गुण और स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक, इसके बारे में पढ़ना है। छठी यूनिट हमारी क्या है, हेनरी का प्रयोग, फेराडे, फेराडे और हेनरी का जो नियम है, हेनरी का नियम है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। भंवर धाराएं बार बार पूछा गया है, भंवर धाराएं। ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम, लेंज का नियम इंपॉर्टेंट है, लेंज के नियम से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, लेंज का नियम। फेराडे का प्रेरण का सिद्धांत या नियम। ठीक है, विद्युत वाहक बल जो आप पीछे पढ़ के आए उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। एक प्रत्यावर्ती धारा जनितर, एसी, एसी होता है ना प्रत्यावर्ती धारा दिश धारा जनितर, एसी डीसी, उसमें प्रत्यावर्ती धारा जनितर के बारे में पढ़ना है अपने को। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है सातवीं, वो देखो प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर ही आ गई सातवीं। वहां पे हमने प्रत्यावर्ती, देखो प्रत्यावर्ती धारा जनितर पढ़ा था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ गया, पूरी यूनिट का नाम ही आ गया, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जिसको हम पूरा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसी, क्या बोलते हैं, एसी। इसमें क्या पढ़ना है अपने को, वोल्टता के बारे में पढ़ना है, ये प्रैक्टिकली रूप से भी है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में बार बार, एलसी परिपथ, एलसी परिपथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको भी पढ़ना पड़ेगा। एलसी परिपथ क्या होता है, एसी धारा में वोल्टता का क्या महत्व है, कैसे चलती है, इन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। बाकी ज्यादा हार्ड नहीं है, हमें समझना है। अगर आप रट के चलोगे तो फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगी, समझ के चलना है अपने को। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है, आठवीं यूनिट है, वैद्युत चुंबकीय एवं तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वैसे भी आप जर्नल साइंस में भी पढ़ते हो ये तो, कि जो तरंग है, विद्युत तरंग है, यांत्रिक तरंग पढ़ते हो या नहीं, यांत्रिक तरंग। और कौन सी होती है दूसरे नंबर की, एक दूसरे नंबर को होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग सबको पता है, ये निर्वात में गमन करती हैं, किसमें, वैक्यूम में, निर्वात में चलती है, फोटोन कण की बनी होती हैं।
ठीक है, टोटल कितनी है, 8 है। गामा 8 है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 8 है। मैं आपको बता देता हूँ कोड। गामा है, याद रखना इनको, एक्सरे किरण है, इंफ्रारेड है, अवरत तरंगे हैं जिनको बोलते हैं, ठीक है, यूवी किरण है, अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणें बोलते हैं, दीर्घ रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे, ये सब की सब किस में आती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम, इसमें विस्थापन, धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग, देख लो वही आ गया जो टॉपिक मैंने आपको बताया, नॉर्मल है। इनकी खोज पूछेगा, तरंगे कौन सी किस में गमन करती है, कैसे नहीं करती, इन चीजों के बारे में, इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इनके ऊपर टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो अपनी 9th यूनिट है वो कौन सी है, किरण प्रकाशिकी व प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स के बारे में है। 12th कक्षा 12 में, जो 12th में है, 11वां चैप्टर है। चैप्टर नंबर कौन सा है, 11, ऑप्टिक्स। उसके बारे में, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, सबको पता है परावर्तन अपवर्तन, एक ही माध्यम में जाए वो कौन सा है, परावर्तन है। अगर ये माध्यम क्रॉस करके दूसरे माध्यम में आ जाए, अपवर्तन है, अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर होती है, ठीक है। एक ही बिंदु पे होते हैं, कोण आई और आर होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल डाल के ये कोण आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और कौन सा पूछा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टी आई आर, जिसको बोलते हैं टी आई आर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें हम पढ़ देंगे क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल, जिसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। कौन सा कोण आता है, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल है जो एंगल आता है वो है टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। इसके एग्जाम्पल भी पूछे, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, बीइंग ए मिराज इन द डेजर्ट, मरीचिका का बनना रेगिस्तान में, जो पानी की लहरें बनती हैं वो इसी में आती है, ठीक है। गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, जो दो पृष्ठ लेते हैं, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, ऐसे दो पृष्ठों गोलीय लेंसों से बनता है, उसका आएगा। प्रिज्म से अपवर्तन, प्रिज्म आपने पढ़ा होगा 7 रंग बखेरता है, पहले आएगा, फिर लंब अभिलंब की तरफ झुकेगा और फिर बाहर निकलेगा, 7 रंगों में डिवाइड होता है, ठीक है। ये प्रिज्म के ऊपर है। सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं, ठीक है, सूर्य अस्त होता है, उदय होता है, लाल दिखाई देता है, ये जो चीजें हैं इनके बारे में बताया गया है। और यहाँ प्रकाशिकी यंत्र के बारे में बताया, इजी इजी है, बाकी हार्ड नहीं है। हार्ड कौन बनाता है, बच्चा खुद अपने दिमाग में हार्ड बनाता है, बाकी टॉपिक सारे इजी हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट कौन सा है, तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स, कौन सी है, वेव ऑप्टिक्स है। इसमें हाइगेनबर्ग का सिद्धांत है, हाइगेन सिद्धांत के उपयोग करते हुए समतल तरंगों तथा अपवर्तन परावर्तन, अपवर्तन परावर्तन, जो मैंने बताया, जो पीछे की जो यूनिट पढ़ोगे उसी के बेस पे अगली यूनिट आएगी, ठीक है। तरंगों का क्या है, तरंगों का कला संवर्ध वगैरह है, इसी में व्यतिकरण आएगा, यंग का प्रयोग आएगा, विवर्तन और ध्रुवण है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी यूनिट है 11th, जो 11वीं है, वह विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन है, फोटोन कण वगैरह जो पढ़ते हैं अपन, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, ये एक तरह से उसमें आता है, प्रैक्टिकल में आता है, प्रायोगिक में आता है, जो प्रायोगिक में पढ़ते हो ना प्रैक्टिकल में, उसमें 12th क्लास में भी है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव इंपॉर्टेंट, इसके बारे में प्रश्न पूछ लेता है। क्वांटम का, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, इसमें भी पढ़े। आइंस्टीन का प्रकाश ऊर्जा समीकरण, इक्वेशन अपने को पढ़नी पड़ेगी, अपने से वहां कोई नहीं पूछेगा, ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में ये नहीं कहेगा सिद्ध करके दिखाइए, अपने को इक्वेशन आनी चाहिए कैसे भी, हमें तो गोला भरो, प्रतियोगिता में गोला भरना है, ठीक है। तरंग की, द्रव की तरंग प्रकृति, डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट अपनी है 12वीं, एटम्स, परमाणु के बारे में। परमाणु की खोज किसने की, डोल्टन ने की, फिर थॉमसन, रदरफोर्ड, ठीक है। इनके बारे में हमें एक एक को देखे। अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन किसने करवाया, रदरफोर्ड ने करवाया था। किसने करवाया, रदरफोर्ड ने करवाया। देखो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बताया नाभिक के बारे में, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बारे में परमाणु स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल है, ठीक है, नील्स बोर, जिसमें क्वांटम संख्याएं दी थी, के एल एम एन जो संख्याएं दी थी उनको निर्धारित किया। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम है, बोर का क्वांटीकरण और द्वितीय अभिग्रह का द्वारा डी ब्रोगली समीकरण है, दे ब्रोगली, उसमें दे रखा है कई जगह डी ब्रोगली मिलता है या दे ब्रोगली, कौन सा, दे ब्रोगली जो इक्वेशन आती है उसका स्पष्टीकरण मांगा गया है, ठीक है। ये अपनी यूनिट 12वीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है नाभिक के बारे में है, अकेली यूनिट है नाभिक के न्यूक्लियस के बारे में, कि परमाणु द्रव्यमान क्या है, नाभिक की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, नाभिक का साइज क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा क्या है, उसी के बारे में छोटी सी यूनिट है। नाभिक के बंधन ऊर्जा क्या है, नाभिक के बल क्या है और रेडियो एक्टिवता क्या है, और नाभिक के ऊर्जा के बारे में, इन्हीं के बारे में छोटी छोटी जो परिभाषा है उनके बारे में अपने को देखना है। जो इसके बाद जो 14 यूनिट है, जो लास्ट यूनिट है, तो 14 नंबर की जो यूनिट आएगी वो लास्ट है अपनी,
वो कौन सी है? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ और युक्तियां तथा सरल परिपथ, इसके बारे में दे रखा है। उसमें क्या क्या दे रखा है? धातु मेटल, चालकों कंडक्टर, अर्धचालकों का वर्गीकरण, नैज अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड उसके बारे में है। अर्धचालक में देखो डायोड आ गया, संधि डायोड का द्विष्टीकरण का अनुप्रयोग, और पीएन संधि डायोड अंकन तथा इलेक्ट्रॉनिकल लॉजिस्टिक गेट, एंड गेट, और गेट वगैरह जो आते हैं वो इस लास्ट यूनिट में आएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि अपने को थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि यूनिट नहीं छोड़नी, एक यूनिट के ऊपर दूसरी यूनिट बेस है। ठीक है, सिलेबस इजी है, अपने को रटना नहीं है, रटने से पहले समझना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम 15 जून का है, संभावित डेट है, तो 15 जून आज ही लग जाओ। और रॉयल डिफेंस एकेडमी न्यू बैच स्टार्ट कर चुकी है जयपुर में, कांटे चौराहे पे, तो आओ और अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।